हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एडुटैप हिमाचल प्रदेश गाइस। आज है हमारा डे 30 ऑफ 8 ऑफ आर सीरीज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल जीके के 2018 के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। चोला एंड दोरा आर द पॉपुलर ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। ठीक है, इससे पहले ही दोरा जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उस पर क्वेश्चन आ चुका है, हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, कि उसमें पूछा था कि किस रीजन से बिलोंग करते, किस रीजन में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, किस डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल की। तो आंसर वो किन्नौर। ठीक है, उसमें ही नीचे मैंने उस वीडियो में आपसे ये भी पूछा था कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा ट्राइब है जहाँ पर ये प्रिवलेंट है। ठीक है, सो देखिए नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आ ही गया है। ठीक है, द राइट आंसर इज गाडी ट्राइब। सो गाइस, गाडी ट्राइब जो है वो इन ड्रेसेस को पहनते हैं, चोला एंड दोरा को। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। गाडी ट्राइब जो है वो मोस्टली फाउंड किए जाते हैं बारमोर तहसील ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। ओके, एंड सम पार्ट्स ऑफ कांगड़ा। बारमोर इज कॉल्ड द अबोर्ड ऑफ गाडीज। ठीक है, जो प्रिंसिपल गॉड होते हैं गाडी ट्राइब्स की वो लॉर्ड शिवा होते हैं। ठीक है, लोकली गाड़ी को मित्रा भी बोलते हैं। दे आर सेमी नोमैडिक एंड सेमी पेस्टोरल एंड सेमी एग्रीकल्चरल ट्राइब्स। ओके, कितनी तरह की मैरिजेस होती है। अब गाइस, गाड़ी ट्राइब की ट्रेडिशनल ड्रेसेस पे क्वेश्चन आ गया तो हो सकता है आगे मैरिज पे क्वेश्चन आए, तो वी नीड टू स्टडी दैट आल्सो। हमें पढ़ने की जरूरत है कि क्या क्या डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं, किस तरह के कस्टम्स और उनका जो सोशलाइजेशन होता है गाड़ी ट्राइब का वो किस तरह का होता है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मैरिजेस इन गाड़ी ट्राइब्स गाइस। ठीक है, जिंद फूक, बरार फूक दैट इज इलॉपमेंट। ठीक है, देन झंझारा, देन घर जवाई, देन बट्टा सट्टा। बट्टा सट्टा इज मैरिज बाय एक्सचेंज, यानी एक्सचेंज में शादी होती है। लड़की वाले शादी करते हैं अपनी लड़की की, सामने वाले जो जिस लड़के से उसकी बहन से अपने लड़के की शादी करते हैं, तो इट्स लाइक काइंड ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, द ब्रेकफास्ट इज कॉल्ड नुहारी और दुतेलू। गाइस, मेरा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम द लोकल डायलेक्ट, प्लीज डोंट माइंड इट। ठीक है, और लंच को क्या बोलते हैं लोग, कल्लर बोलते हैं। डिनर को बेली बोलते हैं। जो ड्रेस है वो चोला और दोरा होती है इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस। और दोरा जो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्रेस ऑफ गाड़ी मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये एक तरह का शॉल होता है जिसको ऊपर डालते हैं वो लोग, और काफी वाइब्रेंट कलर्स होता है इसके अंदर। ठीक है, सो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने वो ड्रेस दिखाई भी है, वो शॉल दिखाया हुआ भी है। ठीक है, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, वहां पर इस ड्रेस को देख सकते हैं। चांद्रू इज यूज बाय गार्डर टू कवर दी हेड। ओके, एक इन पूरा ज्वेलरी सेट टाइप होता है जिससे वो अपने सर को कवर करते हैं, तो उसे चंद्रू बोलते हैं। गाड़ी सेट टेक देयर फूड 4 टाइम्स। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट की हमने बात कर ली है, लंच की बात कर ली, डिनर की बात कर ली। और लोकल ड्रिंक्स जो होती है इनको सूर और झोल बोलते हैं इनके यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हो गए गाड़ी ट्राइब्स के जो हमने पढ़ लिए हैं। तो बाकी ट्राइब्स जो मेंशन है गाइस उनको भी पढ़ना है, वो भी इम्पोर्टेंट, बिकॉज उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मैच दी फॉलोइंग का क्वेश्चन आया हुआ है, जहाँ पे 2 लिस्ट दी हुई है, जहाँ पे आपको इनको मैच करना है। ओके, सो ये दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑन मैरिज टाइप। ठीक है, एक साइड ट्राइब्स दिए हुआ है और एक साइड उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैरिजेस दी हुई है। तो देखिए, इससे पहले वाली जो आया था क्वेश्चन उसमें उन्होंने ट्राइब की ड्रेस पूछ ली, और यहाँ पर उन्होंने उन ट्राइब में किस किस तरह की मैरिजेस परफॉर्म की जाती है किस ट्राइब में, तो उस पर क्वेश्चन आ गया है। सो दैट्स व्हाई आई से कि इफ यू आर रीडिंग अ ट्राइब, रीड इट कंप्लीटली, उनकी सारी फीचर्स, उनके मैरिज टाइप्स। ठीक है, उनके यहाँ पर खाने के टाइम को कितनी बार खाना खाते हैं, किस क्या क्या बोला जाता है, डिफरेंट कोई टर्मिनोलॉजी है उनसे रिलेटेड, तो उससे भी याद करना जरूरी है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज वन। के नाउ अब हम लोग आगे पढ़ लेंगे कि किस ट्राइब में क्या बोलते हैं मैरिज को। सो जैसे कि मैंने बताया, जो लिस्ट 1 है उसके अंदर ट्राइब्स दिए हुए हैं, और जो लिस्ट 2 है उसमें टाइप ऑफ मैरिज जो प्रिवेलेंट है उस ट्राइबल कम्युनिटी में वो दी हुई है। अब हम बात करते हैं अपने पहले ट्राइब की, दैट इज स्वांगला। ठीक है, सो मेनली कहाँ मिलते हैं, पट्टन वैली ऑफ लाहौल एंड स्पीति में मिलते हैं ये ट्राइब। यहाँ पर 3 तरह की मैरिजेस होती है। रूसा ते ब्याह, दैट इज इलोपमेंट, यानी भागकर जो लोग शादी करते हैं। देन क्यूआ बिहा, दैट इज मैरिज बाय कैप्चर। एंड द लास्ट वन इज मजमी बिहा, दैट इज एन एडहॉक मैरिज। ओके, सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ मैरिजेस, यानी जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था रूसा ते बिहार, दैट इज स्वांगला ट्राइब। ठीक है, रूसा ते बिहार टाइप की जो मैरिज है वो स्वांगला ट्राइब में ज्यादा फेमस है, एंड दैट इज मैरिज बाय इलोपमेंट। नेक्स्ट ट्राइब जो है हमारा गाइस वो है गाडी ट्राइब। ये कहाँ मेनली मिलता है, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट और सम पार्ट ऑफ कांगड़ा में मिलते हैं। बारमोर इज कॉल्ड द अबॉर्ड ऑफ गाडीज, ये हमने अभी से पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा, और इनके जो 4 टाइप की मैरिज होती है वो भी हम पढ़ चुके हैं। हमारे क्वेश्चन में झंझरारा वाली मैरिज दी हुई थी,
ठीक है, एंड दैट वाज मैच विद द गाडी ट्राइब. नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट ट्राइब, दैट इज खम्पा. खम्पा आर नॉट ओरिजिनल इनहेबिटेट्स ऑफ एचपी. ओरिजिनल इनहेबिटेट्स नहीं है एचपी के, बाहर से आए हैं. खाम इज द नेम ऑफ अ स्टेट इन तिब्बत. ठीक है, तिब्बत में एक जगह का नाम है खाम, वहां के लोगों को ही खम्पा बोला जाता है. ठीक है, इन स्पीति पिति खम्बा खम्पा किन्नौर में अलग अलग नाम से इनको अलग अलग जगह पे जाना जाता है. किन्नौर में खूनू खम्पा के, कुल्लू में न्योदी खम्पा के नाम से, और चंबा में थावा खम्पा के नाम से जानते हैं. इन खम्पास मैरिज इज फिक्स बाय अ नेगोशिएटर. यहाँ पर नेगोशिएटर एक मैरिज फिक्स करता है जिसको बोलते हैं फख्तूम. ठीक है, फख्तूम बोलते हैं. ऑन दी ओकेजन ऑफ मैरिज गर्ल सिंग तितमे दे लूहू. ठीक है, तो एक तरह का गाना है जो मैरिज के टाइम पे गाती हैं. तो अगर क्वेश्चन आता है कि तितमे दे लूहू किस ट्राइब से कैरेक्टरिस्टिक है, या फिर ये जो फोक सॉन्ग है ये किस ट्राइब का है, तो आपको लिखना होगा राइट आंसर विल बी खम्पा. ठीक है, तो इसलिए मैंने ये सारी चीजें मेंशन करी. तो फख्तूम जो जिस टाइप की मैरिज है वो कहाँ पे होती है, खम्पा में होती है. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट ट्राइब, दैट इज पंगवाल. सो गाइस, जो पांगवाल होते हैं ये मेनली पांगी वैली में मिलते हैं. ये मेनली कहाँ पे मिलते हैं, पांगी वैली ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट में. टाइप ऑफ मैरिजेस इनकी चार तरह की होती है. बारी शादी, दैट इज मैरिज बाय नेगोशिएशन. देन पित चुक और चोरी, दैट इज मैरिज बाय कैप्चर. देन डोगरी, दैट इज मैरिज बाय एक्सचेंज. एंड टोपी लाना, दैट इज विडो री मैरिज. ठीक है, तो ये चार तरह की मैरिज होती है. हमारे क्वेश्चन में आई थिंक चोरी दिया हुआ था. ओके, सो ये पित चुक और चोरी. ठीक है, तो ये जो शादी है हमारे पांगवाल ट्राइब में होती है. ठीक है, अब हम लोहलास, एक और ट्राइब है लोहलास, उनकी भी बात कर लेते हैं. लोहलास के अंदर गाइस अरेंज मैरिज जो होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं तबहग स्टोन. एंड थेफ्ट मैरिज इज कॉल्ड कुमाई भगस्टोन. ठीक है, सो ना द प्रोनाउंसिएशन इज अ बिट डिफिकल्ट एंड डिफरेंट. ठीक है, सो लाहौलास में जो मैरिजेस होती है उनको क्या बोलते हैं, ता भगस्टोन एंड कुमाई भगस्टोन. ठीक है, अरेंज मैरिज को ता भगस्टोन, और जो थेफ्ट मैरिज यानी चोरी से जो शादी की जाती है उसको कुमाई भगस्टोन बोलते हैं. आई होप क्लियर होगा, एंड प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर देम. किसी तरह से रिलेट करके याद कर लो, भले ही कुछ रिलेशन बना लो कि खंपा में शादी होती है तो उसे फख्तूम बोलते हैं. तो देखो, अगर आप यहाँ पे भी के एच आता है और यहाँ पर भी फख्तूम में भी के एच आता है, मतलब एक तरह से जो साउंड आ रही है क्वाइट सिमिलर. तो आप इस तरह करके रिलेट भी कर सकते हो, ऐसे याद कर सकते हो. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. इन वायु पुराण द फॉलोइंग ट्राइब इज सेड टू बी द इनहैबिटेंट्स ऑफ मनहन माउंटेन्स. यानी वायु पुराण में इनमें से किस ट्राइब को बोला जाता है कि वो कहाँ के इनहेबिटेट्स है, महान माउंटेन के रहने वाले लोग हैं. Your answer were पंगवाल, लोहलास, गाडी एंड किन्नौराज. तो किन्नौराज इज द राइट आंसर. किन्नौराज जो ट्राइब है उनको बोला जाता है वायु पुराण में कि महान माउंटेन के रहने वाले लोग हैं. अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा. तो किन्नौराज का किस किस स्क्रिप्चर में मेंशन मिलता है, महाभारत में मिलता है. दे आर ग्रुप्ड एज गंधर्व. वायु पुराण में इनको बोलते हैं कि महान माउंटेन के रेजिडेंस है, इसी वजह से ऑप्शन 4 ठीक था. मत्स्य पुराण में देवर रिलेटेड टू यक्षास एंड किरातास. ठीक है, सो ये क्वेश्चन एक बार अभी वायु पुराण के में जो इनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ उस पे आ चुका है. मे बी नेक्स्ट टाइम महाभारत पे पूछ ले, मत्स्य पुराण से रिलेटेड पूछ लेते हैं. अभी हम बात करते हैं किन्नौराज की. जो गाइज इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 0.52 लाख है. दैट इज 13% ऑफ टोटल एसटी पॉपुलेशन इन एचपी. यानी एचपी में टोटल जितने एसटी है शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनका 13% पार्ट जो है वो किन्नौराज है. इनके जो ओरिजिन है वो बोला जाता है कि ये मोंगलोइड्स है. कहाँ कहाँ मिलते हैं, मेनली फाउंड होते हैं वेस्टर्न हिमालयाज में, बक्सा और सांगला वैली में, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की बस्तेरी में, और रचकम और चितपुल में. ये जगह है जहाँ पर मोस्टली इस टाइप को पाया जाता है. इनके यहाँ पे जो फैमिली सिस्टम होता है यूजुअली जॉइंट फैमिली में रहते हैं. ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बिकॉज इससे भी क्वेश्चन आ सकता है. इनके स्पेशल फीचर्स क्या है, एज पर देयर कस्टम द ब्रदर्स इन अ फैमिली शेयर ओनली वन वाइफ. ठीक है, तो दो भाई एक ही वाइफ शेयर करते हैं. इनके यहाँ पे इस तरह के कस्टम्स है. इट इज ऑल्सो नोन एज पांडव स्टाइल ऑफ मैरिज. एज यू नो, पांडव जो 5 पांडव थे उनकी एक ही वाइफ थी. तो इस तरह से इस जो मैरिज टाइप है इसको पांडव स्टाइल ऑफ मैरिज भी बोलते हैं. इनकी ऑक्यूपेशन क्या होती है, डोमेस्टिकाइजेशन ऑफ शिप और रेयरिंग बुल्स. यानी शिप और अ, बकरी पालना, ये सारी चीजें करते हैं, वूल निकालते हैं, और हॉर्टिकल्चर भी करते हैं, एग्रीकल्चर भी करते हैं ये ट्राइब. वीविंग जो है वो मोस्टली फीमेल्स करती है फैमिली की. साथ ही साथ देयर इज अ ट्रेडिशन टू मेंटेन शिप. देयर इज अ ट्रेडिशन टू मेंटेन शिप इन देयर हाउसेज. यानी शिप्स को रखते हैं, वही जैसे बकरी पालन का काम करते हैं, वूल निकालते हैं,
तो इन सब के लिए शिप को भी पालते हैं वो लोग, ठीक। तो ये इनकी मोस्टली इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस हो जाएंगी। ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया किन्नौरा ट्राइब के बारे में, और साथ में किन्नौरा का और किस किस स्क्रिप्चर में मेंशन है, आपको ये सब कुछ याद करना है, लिख लीजिए इसे कहीं पर और याद कर लेना। Now coming on to our next question, guys, which is the earliest specimen of Nagra design found in HP? जो नगरा डिजाइन ऑफ टेम्पल्स होते हैं, नगरा नगरा आर्किटेक्चर है, ठीक है, उसके अर्लीस्ट स्पेसिमेन कहाँ मिलते हैं? एचपी में, हिमाचल प्रदेश में। तो आपके ऑप्शन में जो राइट आंसर है वो है मसरूर टेम्पल, ठीक है। मैं सारे नहीं बता रही, आई एम टेलिंग यू द राइट आंसर ओनली। तो मसरूर टेम्पल जो है वहां पर आपको दिखेगी नगरा डिजाइन सबसे पहली बार। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते थे? सो गाइज, मेज मूव बहुत ही दो ही तरह के होते हैं हमारे डिफरेंट डिजाइन के, और अगर आपने एचपी के कल्चर को पढ़ा होगा तो इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा किस तरह का आर्किटेक्चर है, कहाँ पर किस तरह के डिजाइन आर्किटेक्चर यूज किया गया है किस टेम्पल में। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब भी आप आर्किटेक्चर पढ़ो, ट्राई टू सी द इमेज ऑफ द पिक्चर, ठीक है, टेम्पल। तो अगर आप पिक्चर देख रहे हो उस टेम्पल की, तो आपको समझ में आएगा, रिलेट करो कि इस तरह की जो आर्किटेक्चर होता है उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पैरामिड टाइप बोलते हैं तो वो नैरो होता जाता है, चार स्तंभ पे खड़ा हुआ होता है। तो ये सारे जो है ना, आप उस टेम्पल से रिलेट करके देखोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। सो राइट आंसर इज मसरूर टेम्पल। अब हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं मसरूर टेम्पल के बारे में, क्योंकि अगर अभी क्वेश्चन आए तो नेक्स्ट टाइम पे आ सकता है। इट इज लोकेटेड इन दी कांगड़ा वैली ऑफ ब्यास रिवर इन हिमाचल प्रदेश। ओके, द टेम्पल कॉम्प्लेक्स रिफर टू एज एलोरा ऑफ नॉर्थ, यानी इस टेम्पल को एलोरा ऑफ नॉर्थ भी बोलते हैं, ठीक। एंड इट वाज एक्सकेवेटेड ऑन द सिंगल आउटक्रॉप, इज द ओनली वन फाउंड इन हिमालयाज, ठीक है। ड्यू टू कार्व्ड इंटरलॉक मेल एंड फीमेल स्क्रप्चर, द क्लस्टर ऑफ द टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज एलोरा ऑफ नॉर्थ इंडिया। क्यों बोलते हैं इसको एलोरा ऑफ नॉर्थ का, नॉर्थ इंडिया? क्योंकि एलोरा टेम्पल महाराष्ट्र में मिलता है गाइज, और इसे नॉर्थ का एलोरा बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल के इंटरलॉक स्कल्पचर्स मिलते हैं, यानी कुछ रिजेम्बलेंस है एज वी कैन सी इन दी एलोरा टेम्पल्स ऑल्सो, ठीक है। ओनली देर आर अदर मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल्स आर, और दूसरे जो देर आर सिर्फ तीन है ऐसे, इसके अलावा मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल्स। कौन कौन से हैं? मामलापुरम महाबलीपुरम में, ओके, और धमनार इन राजस्थान, एंड कैलाश श्राइन इन एलोरा, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज मसरूर टेम्पल इन एचपी। इट कैन बी रिफर्ड टू एज मेच्योर फॉर्म ऑफ नागरा शिखरा स्टाइल, यानी एक मेच्योर फॉर्म ऑफ नागरा शिखरा स्टाइल आर्किटेक्चर यहाँ पे देखा जाता है। इट इज अ क्लस्टर ऑफ 15 रॉक टेम्पल्स, यहाँ पे 15 रॉक टेम्पल का क्लस्टर है, कार्ड आउट ऑफ अ सिंगल रॉक। ये सिंगल रॉक, जो रॉक कट आर्किटेक्चर है उसका यही मतलब होता है कि रॉक्स होती थी, बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स होते थे, उन्हें काट के टेम्पल बनाए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट द कैलाश श्राइन, ये भी उसे भी यही बोला जाता है, एक सिंगल रॉक थी, फिर उसको काट के अंदर टेम्पल बनाया गया है, ठीक है। और इट इज बिल्ट अराउंड अ सेंट्रल श्राइन, एक सेंट्रल श्राइन है जिसके चारों तरफ इन 15 रॉक टेम्पल्स को बनाया गया है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नाउ कमिंग ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग केम इनटू प्रोमिनेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ। अब आपको बताना है किस राजा के टाइम पे बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग प्रोमिनेंस में आई थी। बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग गाइस इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि ये पेंटिंग के फीचर्स क्या थे, कहाँ से ओरिजिनेट हुई, किसने इसको पैटर्नेज दिया है, साथ ही साथ कौन लोग थे जो फेमस थे इस पेंटिंग में, साथ ही साथ किस तरह की जो थीम होती थी बसोली पेंटिंग की वो क्या होती थी। द राइट आंसर हेयर इज, किसके टाइम पे प्रोमिनेंस में आई है बसोली पेंटिंग, इज ए, ऑप्शन ए, दैट इज राजा कृपाल सिंह, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। एक बसोली पेंटिंग जो इज वाइडली नोन फॉर इट्स पेंटिंग विच आर कंसिडर द फर्स्ट स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग, इन्हें फर्स्ट स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग भी बोला जाता है, यानी दे वर द फर्स्ट पहाड़ी पेंटिंग जो प्रोमिनेंस में आई थी, ठीक है। विच इवॉल्व इनटू मच प्रोफिलिक कांगड़ा पेंटिंग स्कूल बाय मिड एटीज, यानी इनका जब धीरे धीरे ये कम प्रोमिनेंस में होने लगी थी, प्रोफाउंडली इतना ज्यादा नहीं मिल रही थी, तो इसके इनके बाद कौन सी टाइप ऑफ पेंटिंग आएगी? कांगड़ा टाइप ऑफ पेंटिंग, कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग आ जाएगा। ओके, सो द पेंटर नैनसुख एंडेड हिज करियर इन बसोली, ठीक है, उनकी दी हुई जागीर है ये। नैनसुख जी थे, उन्होंने अपनी पेंट अपना करियर जो है वो बसोली में खत्म किया था वहीं पर, ठीक है। बसोली पेंटिंग वाज अ बिगरस बोल्ड एंड इमेजिनेटिव आर्टिस्टिक स्टाइल, तो अब ये हमें पता चल रहा है किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी, बिगरस होती थी, बोल्ड होती थी, साथ ही साथ इमेजिनेटिव आर्टिस्टिक स्टाइल,
रिच एंड स्टाइलिश एंड अनकन्वेंशनल, यानी बहुत ही ज्यादा कन्वेंशनल नहीं थी। जिस तरह की पेंटिंग उस टाइम पे देखी जा रही थी ऐसी नहीं थी, इट वाज अ बिट डिफरेंट, अनकन्वेंशनल थी। ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी में आप ऐसी पेंटिंग्स नहीं देखते थे, इस तरह की पेंटिंग होती थी बसोली वाली। तो यहाँ पे प्राइमरी कलर्स का ज्यादा यूज होता था, साथ ही साथ एक पिक्यूलियर फेशियल फॉर्मूला प्रिवेल्ड था इस टाइम पे 7th सेंचुरी में। जैसे कि यहाँ पे मैंने आप प्रिंटिंग भी दिया, आप देखोगे कि पिक्यूलियर आईज है, बहुत ही थोड़ी डिफरेंट तरह का फेशियल एक्सप्रेशन दिखाया गया है। तो इस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन यूज किए गए थे भसोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग के अंदर। ये सारा डिटेल है उनके बारे में कि किस टाइम पे आई थी। द अर्लीस्ट पेंटिंग इन दिस स्टाइल हैव बीन डेटेड टू द टाइम ऑफ राजा कृपाल पाल। ठीक है, तो कृपाल सिंह जी के टाइम की ये पेंटिंग है जो सबसे ज्यादा देखी गई है, कि उस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रोमिनेंस में आई थी, ओरिजिनेटिंग इन बसौली स्टेट। ओके, बसौली स्टेट में ओरिजिनेट हुई थी, इसी वजह से इनका नाम बसौली पेंटिंग्स है। ठीक, और कहाँ पे मिलती हैं, ऑल्सो स्प्रेड इन दी स्टेट्स ऑफ मनकोट। ठीक है, मनकोट की स्टेट में, नूरपुर, कुल्लू, मंडी, सुकेत, बिलासपुर, चंबा, गुलेरन, कांगड़ा। द फर्स्ट मेंशन ऑफ बसोली पेंटिंग इज इन द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉर द ईयर पब्लिश इन 1921। नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइज। ठीक है, पहली बार भसोली पेंटिंग में जो मेंशन आया था, ऑफिशियल मेंशन हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है, एनुअल रिपोर्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 1921 में। तो नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन आया कि किस राजा के टाइम पे प्रोमिनेंस था ज्यादा, नेक्स्ट टाइम ये पूछ सकते हैं कि पहली बार ऑफिशियली कहाँ पर मेंशन हुआ है बसोली पेंटिंग का। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो 1921 में पब्लिश हुई थी, उसमें पहली बार बसोली पेंटिंग का नाम देखा गया। Coming on to our next question, guys. The stone inscription found in Chamba region have mostly been written in which script? यानी चंबा रीजन में जो स्टोन इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है वो किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है? सो द फर्स्ट वन इज भोटिया एंड तिब्बतन, सेकेंड इज शारदा एंड तंकरी, सी इज खरोष्टी और ब्रह्मनी, और डी इज नागरी और कुटिल। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज शारदा एंड तंकरी। इस स्क्रिप्ट में जो स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला है चंबा डिस्ट्रिक्ट में, वो इस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो जो स्टोन इंस्क्रिप्शन हिमाचल प्रदेश में है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। पहला है रॉक इंस्क्रिप्शन, दूसरा फाउंटेन इंस्क्रिप्शन, स्लैब इंस्क्रिप्शन और सती स्टोन इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड इन पथियार, केनिहारा, कांगड़ा, सलूनो इन मंडी। ठीक है, those inscription have been written in various scripts such as, अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखा गया है ये, शारदा, खरोस्ती, तंकरी, कुटीला, नगरी, शांखा, भोटिया एंड सिद्धामत्रिका। तो highest number of inscription, that is 36, have been found in the Chamba region which have been written in the शारदा और तंकरी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो मोस्टली हाईएस्ट इंस्क्रिप्शन है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में मिले, और वो सब किस स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं, शारदा और तंकरी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। जब आर्ट ऑफ कल्चर पढ़ते हो आप, तो उस टाइम पे ये सारी चीजें आपको पढ़ने में आती है, इंस्क्रिप्शन, पेंटिंग, उसमें आप इजीली इस क्वेश्चन को देख सकते हो, वहां से आप इसको आंसर कर पाते हैं। So it was a very easy question, not that difficult. Now coming on to our next question. The government of HP has changed the name of कन्या सशक्तिकरण एंड कल्याण बोर्ड हिमाचल प्रदेश टू दैट ऑफ, या गाइस उस टाइम पे ये काफी फेम में था जब ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस स्कीम का नाम चेंज कर दिया था, और क्वेश्चन यही आया कि इस स्कीम का नाम चेंज करके, इस बोर्ड का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है। तो राइट आंसर वाज सक्षम गुड़िया बोर्ड हिमाचल प्रदेश। सक्षम गुड़िया बोर्ड नाम रख दिया था इसका आफ्टर चेंजिंग इट फ्रॉम कन्या सशक्तिकरण एंड कल्याण बोर्ड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब इसके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं कि आखिर है क्या सक्षम गुड़िया बोर्ड, एचपी। द बोर्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द स्टेट विद द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव टू मेक रिकमेंडेशन फॉर द पॉलिस फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल, पॉलिसी होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, पॉलिसी होगा यहाँ पे, पॉलिसी होगा, पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड एडोलेसेंट गर्ल, यानी बेसिकली ऐसी पॉलिसीज बनाना, लेकर आना जो एम्पावर करे गर्ल चाइल्ड को या फिर एडोलेसेंट गर्ल्स को। तो उसके लिए इस बोर्ड को बनाया गया था। द बोर्ड विल आल्सो रिकमेंड ऑन एक्ट, रूल्स, पॉलिसीज and programs related to the safety and security of girl child, adolescent girls and protection of crime against the girl child। तो पहली चीज हो गई empowerment, दूसरी हो गई प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड फ्रॉम क्राइम। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्टिव मेनली ये थे। तो हम बोल सकते हैं किस कैटेगरी में आएगा, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट में आएगा। और लॉन्च किसने, कौन इसके किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है इसका, डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट।
एंड इट्स इजी यार, ये तो कोई भी गेस कर सकता था। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, द होम एंड फिनेंस डिपार्टमेंट आर दी स्टेक होल्डर्स। इसके अंदर स्टेक होल्डर्स कौन है? ठीक है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट तो है, साथ ही साथ होम और फिनेंस डिपार्टमेंट भी इसके अंदर स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ठीक है, नहीं उससे पहले हम लोग जो बाकी स्कीम्स दी हुई हैं हमारे, इसमें बोर्ड दिए हुए हैं ना, महिला कल्याण बोर्ड, तो इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले अदर वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम कौन सी है स्टेट के अंदर? ओके, सो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया हुआ है, इफ़ यू वांट आप उस वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल पर। ठीक है, जो हमारी वेलफेयर स्कीम वाली प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ठीक है, अंडर दिस स्कीम गर्ल हु आर ऑर्फन, जो लड़कियां जिन अनाथ होती हैं या जिनके फादर इनकेपेबल एंड कैन गेट ₹25,000 ग्रांट, यानी 25,000 की ग्रांट मिलेगी फॉर देयर मैरिज। ठीक है, शादी के लिए इस स्कीम के अंदर लेकिन उनके पेरेंट की इनकम जो है वो 35,000 पर ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उन्हें ही ये ग्रांट मिलेगी। दूसरा जो स्कीम है हमारी वो है महिला विकास निगम। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन बाय प्रोवाइडिंग लोन ऑन सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी अगर कोई वुमेन कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो उन्हें बैंक से लोन मिल जाएगा सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पर, कम इंटरेस्ट रेट पर। महिला विकास निगम के अंदर ये प्रोविजंस है। फिर उसके बाद आता है गाइस स्टेट होम फॉर वुमेन, एंड इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इसमें क्या है, उस तरह की वुमेन जैसे कि विडो हो गई या फिर वुमेन ऐसी जो कि मॉर्टल डेंजर में है या कहीं किसी प्रॉब्लम में फंसी हो, उन ऐसी वुमेन्स को घर प्रोवाइड करना। ठीक है, तो एक होम बना दिया जाता है जहाँ पे वो आके रह सकती है, यहाँ पर उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट फूड और लॉजिंग यानी रहने की और खाने की फैसिलिटी मिलती है फ्री में, साथ ही साथ ताकि उनका रिहेबिलिटेशन हो सके मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर, उनको स्किल्स प्रोवाइड की जाती है, वोकेशनल स्किल्स जैसे कि सिलाई बुनाई कढ़ाई, इस तरह की चीजें सिखाई जा सकती है ताकि जब वो छोड़कर जाए स्टेट होम को, वो बाहर जाकर कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट पकड़ सके, ले सके, कर सके। आफ्टर लीविंग द स्टेट होम डिपार्टमेंट प्रोवाइड, साथ ही साथ जब स्टेट होम छोड़कर जाती है जो डिपार्टमेंट होता है वो उन्हें 20,000 पर इनमेट की ग्रांट प्रोवाइड करता है ताकि वो दोबारा से उनका रिहेबिलिटेशन हो सके मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू आवर लास्ट स्कीम गाइस, माता सबरी महिला सशक्तिकरण योजना। ठीक है, अंडर दिस स्कीम एलपीजी गैस कनेक्शन इज प्रोवाइडेड टू द वुमेन। इसके अंदर सब्सिडाइज रेट पे एलपीजी गैस कलेक्शन कनेक्शन देने की बात की गई है, जो कि किन्हें मिलेगा, जो वुमेन जो है बीपीएल फैमिलीज और एससी फैमिली से बिलोंग करती है या फिर जिनकी इनकम जो है 35,000 पर एनम यानी पर ईयर से ज्यादा एक्सीड नहीं करती है, जिनकी फैमिली की, उन्हें एलपीजी गैस कलेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के अंदर अंडर सब्सिडाइज रेट। ठीक है, सो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम हो गई बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी हमने देखा है, जो प्रीवियस ईयर हमने 16-17 में देखे उनमें भी वुमेन्स के लिए जो स्टेट ने स्कीम चलाई है उन पर काफी ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि जो वेलफेयर स्कीम फॉर वुमेन है आप उन्हें अच्छे से कवर कर ले, अच्छे से पढ़ ले। Okay, now coming on to our next question, guys. Which of the following has been declared as public service by state government under the Himachal Public Service Guarantee Act 2011? ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, और इसमें थोड़ा सोचना था आपको तब आप इस क्वेश्चन को कर पाते। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है हिमाचल की, उन्होंने इनमें से किस सर्विस को पब्लिक सर्विस डिक्लेयर किया है अंडर द पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 के अंदर। ठीक है, सो एक्चुअली उस टाइम पे न्यूज़ में था तो इस वजह से भी ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इंटरलिंक करके वो आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। द राइट आंसर वॉज सॉइल टेस्टिंग। ठीक है, तो सॉइल टेस्टिंग को जो है पब्लिक सर्विस बना दिया गया था, इनके स्पेसिफिक ऑफिसर डेजिग्नेशन दिया गया। ठीक है, साथ ही साथ बोर्ड बनाया गया जो इस चीज़ को चेक करेगा। ठीक है, लैब्स बनाई गई इसकी रिसर्च के लिए, तो ये सारी चीजें हुई थी। तो पब्लिक सर्विस जब किसी सर्विस को पब्लिक सर्विस बनाती है गवर्नमेंट, तो उन्हें अलग से ग्रांट मिलती है, उनके लिए एक ऑफिस एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया जाता है। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द एक्सप्लेनेशन गाइस। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने इशू किया था नोटिफिकेशन अपनी पावर एक्सरसाइज करते हुए अंडर दी एसपी पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट ऑफ 2011। उसमें उन्होंने नोटिफाई किया था कि सॉइल टेस्टिंग जो है एक पब्लिक सर्विस होगी अब से। ठीक है, अंडर दिस एक्ट। अब डिस्क्रिप्शन क्या होगा, वो पब्लिक सर्विस बन गई है तो क्या क्या चीजें चेंजेस होंगी। ठीक है, तो सर्विस का जो नाम होगा वो होगा सॉइल टेस्टिंग। एप्लीकेशन एक्सेप्टिंग अथॉरिटी कौन सी होगी, एडीओ एईओ सॉइल टेस्टिंग लैब ऑफ द एरिया कंसर्न। उसके
एरिया कंसर्न की जो सॉइल टेस्टिंग लैब होगी वही वहाँ पर एप्लीकेशन एप्लीकेबल अथॉरिटी होगी जहाँ पे एप्लीकेशन देंगे लोग। जो फार्मर्स हैं वो अपनी सॉइल टेस्ट कराने के लिए लोग बुला सकते हैं यहाँ से रिसर्चर्स को, ठीक है। ताकि सॉइल टेस्टिंग क्यों की जाती है, ताकि पता चल सके किस टाइप की सॉइल है और वहाँ पर किस तरह का प्रोडक्शन हो सकता है। और अगर सॉइल ठीक नहीं है बाई चांस, ठीक है, उसमें एसिड कंटेंट ज़्यादा है, बेस कंटेंट ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसको क्योर किया जा सके, इस वजह से सॉइल टेस्टिंग कराई जाती है। तो डेजिग्नेशन और डेजिग्नेटेड ऑफिसर का नाम क्या होगा, सॉइल टेस्टिंग ऑफिसर होगा उसका डेजिग्नेशन। टाइम लिमिट कितनी होगी, 60 डेज आफ्टर रिसिपमेंट ऑफ द एप्लीकेशन, यानी विद इन 60 डेज जब एप्लीकेशन रिसीव होगी उसके अंदर अंदर सॉइल टेस्टिंग की जाएगी। डेजिग्नेटिंग अथॉरिटी फर्स्ट होगी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर और सेकंड होगी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसलिए हो जाती है जब आप किसी भी सर्विस को पब्लिक सर्विस बना दोगे तभी एक डिपार्टमेंट अलॉट किया जाता है, तो ताकि इस चीज को बढ़ाया जा सके, ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा गाइस। और अब हम बात करते हैं सॉइल टेस्टिंग और उसके एडवांटेज की। ये तो क्लियर हो गया कि सॉइल टेस्टिंग को पब्लिक सर्विस क्यों बनाया है। सो सॉइल टेस्ट आर यूज टू डिटरमाइन दी सॉइल न्यूट्रिएंट लेवल, जो मैंने बताया ना पीएच कंटेंट कि एसिडिक है या बेसिक है, ये सबको चेक करने के लिए सॉइल टेस्टिंग की जाती है। क्योंकि इस इंफॉर्मेशन जो फार्मर है वो डिफाइन कर सकते हैं कि कितना फर्टिलाइजर चाहिए या फिर एग्जैक्ट टाइप ऑफ इम्प्रूव, कैसे सॉइल को इम्प्रूव करना है उनके फार्म की, अगर एसिडिक है ज़्यादा बेसिक है तो क्या ये चीज़ यूज़ करनी है, ठीक है। तो इस चीज़ को पता लगाने के लिए सॉइल टेस्टिंग की जाती है। साथ ही साथ इट इज इसेंशियल बिकॉज फर्टाइल सॉइल नेसेसरी होती है हेल्थी क्रॉप के लिए, यानी प्रोडक्शन के लिए फर्टाइल सॉइल होनी ज़रूरी है, इसलिए सॉइल टेस्टिंग कराना ज़रूरी है। एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये फार्मर को इन्फॉर्म करता है कि करंट हेल्थ कैसी है उनकी सॉइल की और उसे इम्प्रूव कैसे करना है। सॉइल टेस्ट जो है वो मिनिमाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर एक्सपेंडिचर कर देता है, यानी कई बार ना जब अच्छा प्रोडक्शन नहीं होता तो फार्मर क्या करता है, फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं इंस्टेड ऑफ क्योरिंग द सॉइल टाइप, ठीक है। वो सॉइल को ठीक करने की बजाय ऊपर से उसे फर्टिलाइजर ज़्यादा देते रखते हैं, तो उस चीज़ को मिनिमाइज भी करेगी सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग जो है ओवर फर्टिलाइजेशन जो भी हमने बात की वो यूज होगा तो उसको भी लिमिट करेगी। फार्मर कैन इजीली अवॉइड सॉइल डिग्रेडेशन, साथ ही साथ जो सॉइल डिग्रेडेशन होता है यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे सॉइल की जो न्यूट्रिएंट क्वांटिटी या क्वालिटी है वो कम होने लगती है, ठीक है। तो वो चीज़ भी हम लोग उसे भी क्योर कर पाएंगे, उसे भी टैकल कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ सॉइल टेस्टिंग, ठीक है। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर एक बार क्वेश्चन आया तो गाइस अगर दोबारा क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आप चाहते हो हमारी वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहे तो गाइस सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल जहां पर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ अवेलेबल होगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। So guys, thank you so much. And if you have any question, any problem related to anything or related to HPS exam, you can contact us on this number. You can also mail us on this email ID. Thank you so much. Have a great day, guys.